शो की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाए जाने से होती है, जहां पर हमारी फीमेल लीड वेडिंग ड्रेस में होती है एंड लिन की मॉम को ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर जाया जा रहा होता है। यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स भी होते हैं। लिन यहाँ पर डॉक्टर से एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरी मॉम को कुछ भी करके बचा लेना, मैं अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद लिन की मॉम को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है और फिर यहाँ पर उनका काफी ज्यादा ऑपरेशन होता है, मतलब काफी सारे टूल वगैरह जो डॉक्टर्स के होते हैं वो दिखाए जाते हैं और डॉक्टर बड़े ही अच्छे तरीके से उनको ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर रूम के बाहर आता है, मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता है और फिर लिन से कहता है हमें माफ कर देना, हम उनको बचा नहीं पाए, उनको यहाँ पर लाने में बहुत देरी हो चुकी थी, अगर तुम उनको 15 मिनट पहले भी लेकर आती तो शायद हम उनको बचा पाते। इसके बाद तो लिन काफी ज्यादा टूट जाती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, वो भी जमीन पर बैठकर। इसके बाद वो 3 घंटे पहले का अपना पास्ट याद करती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है ये अपने बॉयफ्रेंड फू से शादी करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की थी जो कि वेडिंग ड्रेस में थी, जिसका नाम एन होता है। उसको देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी वेडिंग आउटफिट में। लेकिन तभी यहाँ पर फू आ जाता है जो कि एन को स्टेज पर बुला लेता है और सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो एन से ही शादी करेगा। ये सुनकर तो लिन और उसकी मॉम पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से फू ऐसा कैसे बोल रहा है। यहाँ पर लिन की मॉम फू से कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, जिसके बाद वो कहता है आपको शायद समझ नहीं आया कि मैं एन से शादी करूंगा, आपकी बेटी से नहीं। जिसके बाद वो कहती है तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। इस पर तो फू सामने से कहता है आपने मेरी बचपन में जान बचाई थी और क्या आप उस चीज का एहसान मुझे जिंदगी भर सुनाने वाली हैं? और वैसे भी आप इस चीज का एहसान देकर मुझे अपनी बेटी से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती हैं। देखा जाए तो आप मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बेटी से शादी करवाना चाहती हैं। यहाँ पर लिन की मॉम फू के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है कि वो उनकी बेटी से शादी करे, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो उनकी बेटी से शादी नहीं करेगा बिकॉज उनकी बेटी से शादी करने से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद यहाँ पर लिन की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, पर फू यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेता है और उन दोनों को ही पकड़ने को कहता है। यहाँ पर लिन कहती है मेरी मॉम की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन फू उन लोगों को पकड़वा लेता है और वहाँ से जाने नहीं देता, साथ ही वो अपने लोगों से लिन का मुंह बंद करने को कहता है, जिससे वो उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और उसी के सामने इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसी वजह से लिन को देरी हो गई थी अपनी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने पे और इसी वजह से उनकी मौत भी हो गई। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि लिन फू के घर पर आती है बिकॉज वो वहीं पर रहती है और उसके हाथ में उसकी मॉम की अस्थियां भी होती है। वो देखती है कि यहाँ पर फू और एन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं तो एन तुरंत ही कहती है अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, भला यहाँ पर तुम ये अस्थियों का बॉक्स क्यों लेकर आई हो? जिस पर लिन बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। इस पर तो सामने से फू चिढ़ते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर उनकी अस्थियां लेकर आई हो ताकि तुम मुझे फील करा सको कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ और मैं हमेशा ही इस बात के गिल्ट में रहूँ कि उनकी मौत मेरी वजह से हुई है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है बिकॉज तुम्हारी मॉम ने मेरी ग्रैंड मदर को ब्लैकमेल किया था तुमसे शादी करने के लिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर लिन को काफी ज्यादा हर्ट होता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में यहाँ पर एक रिपोर्ट भी होती है और अब हमको कुछ हफ्ते पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन ग्रैंड मदर के साथ हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से पता चला था कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जिसकी बात तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है चलो जल्दी चल के फू को बताते हैं और मैं उससे शादी की बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर लिन उनसे कहती है नहीं, मैं शादी पर उसे ये सरप्राइज देना चाहती हूँ। लेकिन गाइस अफसोस की बात ये है कि शादी पर तो इसी को सरप्राइज मिल गया, शायद अगर ये पहले बता देती तो ये सरप्राइज नहीं मिलता। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन फू से कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। एंड वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी फू गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तो अब तुम मुझे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही हो। लेकिन तभी आन उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहती है लिन तुमने ये क्या पहना है और तुम्हारे कपड़ों को देखकर नहीं लगता कि वाकई में तुम्हारी मॉम की मौत हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें बेवकूफ बना रही हो। ये सुनकर तो लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने से कहती है अगर तुमने आगे से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस पर तो आन ऐसे नाटक करती है जैसे लिन ने उसे कितने गंदे शब्द बोल
दिया हूँ। इसके बाद वो कहती है मुझे ये बॉक्स काफी ज्यादा पसंद है, जिसके बाद फू उस बॉक्स को छीनना शुरू कर देता है लिन से, जिससे लिन उसके हाथ पर काट लेती है और फू उसको धक्का देता है। वो जमीन पर जा गिरती है, उसका सर टेबल से टकराता है और स्लो मोशन में उसका ब्लड उसी बॉक्स पर गिर जाता है। इस पर तो गुस्से में आन उसको कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू के हाथ पर काटने की, तुम्हारा ये बॉक्स इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। जिसके बाद लिन खड़ी होती है और कहती है इसमें मेरी माँ की अस्थियां हैं। एंड वो फू से कहती है क्या तुम भूल चुके हो कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किस तरीके का बिहेव किया था, तुमको आग से बचाने में मेरी माँ ने अपनी पूरी कोशिश की थी और आज तुम मेरी माँ की वजह से ही जिंदा हो। इस पर तो फू उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और कहता है बस करो, ये पुरानी एहसान मुझे कब तक गिनाती रहोगी। वैसे भी तुम्हारी मॉम ने उसी एहसान को याद दिला दिला कर मेरी दादी को ब्लैकमेल किया था ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं। इस पर तो लिन कहती है मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर फू कहता है अगर लेना देना नहीं है तो दादी ने तुमसे शादी करने के लिए मजबूर क्यों किया और मुझे शेयर्स न देने की धमकी क्यों दी। इस पर लिन बोलने ही वाली होती है कि फू उसके बाल पकड़ लेता है और वो कहता है तुम और तुम्हारी माँ पूरी जिंदगी ही मेरे परिवार की बदौलत ही जिंदा हो, हमारे खर्चे पर ही जी रही हो। इस पर तो लिन अपने बाल छुड़ाती है और कहती है तो तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोचते हो। इस पर फू आगे आता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी मॉम ने मेरी दादी को ब्लैकमेल किया है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। इस पर वो कहती है मैंने भी तुम्हें पहले ही बताया है कि उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इस पर वो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ब्लैकमेल क्यों किया गया। इस पर लिन कहती है इसकी असली वजह कोई और है और वो वजह बताने ही वाली होती है कि उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो कहती है खैर अब बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एक बार फिर से फू उसका हाथ पकड़ के रोकता है और वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी ग्रैंड मदर से शिकायत करने जा रही हो। यहाँ पर आन लिन से कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी भी तुम फू के दिल में हो, उसने सिर्फ मुझसे शादी की है क्योंकि हम एक अच्छा मैच हैं और हम दोनों के मिलने से कंपनी के शेयर्स और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस पर तो लिन कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों दिल से एक दूसरे के हो। जिस पर आन कहती है अगर तुम सच में चाहती हो तो अपनी मॉम के साथ मिलकर तुमने ये सारी प्लानिंग क्यों की। इस पर तो फू भी कहता है तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर प्लान किया था कि किस तरीके से अमीर परिवार में शादी की जाए। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि ये बॉक्स तुम आन को दे दो बिकॉज उसको ये काफी ज्यादा पसंद है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो अभी भी तुम इस घर में रह सकती हो और अमीरों वाली जिंदगी जी सकती हो। इस पर तो तुरंत ही आन कहती है देखो मैंने कहा था ना कि वो अभी भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इस पर लिन कहती है मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए और मैं जा रही हूँ। जिस पर फू कहता है आन से जरा तमीज से बात करो, बेहतर होगा कि तुम उससे माफी मांगो अपने गंदे बिहेवियर के लिए। लिन की नजर यहाँ पर रखे हुए एक चाकू पर पड़ती है जिसके बाद वो कहती है मैं यहाँ से जाने वाली थी लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। एंड वो चाकू को उठाकर लेकर आती है और फू के ऊपर हमला करती है लेकिन खुद ही गिर जाती है, जिसके बाद उसको ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर तो आन घबरा जाती है और कहती है क्या ये प्रेग्नेंट थी। पर तो तुरंत ही फू कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मैं कभी भी फादर नहीं बन सकता। इस पर तो यहाँ पर हमारी हीरोइन जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, वो भी पागलों की तरह। जिस पर फू कहता है तुम इस तरीके से क्यों हंस रही हो। इस पर वो कहती है हाँ तुम्हारे फादर बनने के चांस -1% थे, ये एक बार तो इत्तेफाक से हो ही सकता था और ये अब हुआ था लेकिन तुमने इस बच्चे को खुद ही खत्म कर दिया। इस पर तो फू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे का नाम यूज करके मुझे इस तरीके से बहकाने की। और फिर वो लात मार कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। इसके बावजूद भी लिन अभी भी हंसे जा रही थी और वो कहती है शायद बच्चा बच भी जाता लेकिन तुम्हारी पिटाई से वो बिल्कुल ही मर चुका होगा। और तुम्हें अगर यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखो। जिस पर वो उसके हाथ से रिपोर्ट लेता है और उसे खोल के देखने लगता है कि तभी लिन लगातार बोले जा रही थी। दादी बहुत ही ज्यादा खुश थी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पोते ने ही इस बच्चे को मार डाला तो उन पर क्या बीतेगी। इस पर तो फू को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उस रिपोर्ट को देखता भी नहीं और फेंक देता है। आन कहती है तुम इतने सालों से इस परिवार में थी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस परिवार को श्राप देने की।
जिस पर लिन कहती है मैं कोई श्राप नहीं दे रही, ये तो सच्चाई है। इस पर तो फू कहता है अगर वाकई में तुम प्रेग्नेंट भी होती तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता बिकॉज तुम मुझे पसंद ही नहीं हो। आन कहती है ये भी अपनी माँ की तरह धोखेबाज है, जैसे इसकी माँ तुम्हें ब्लैकमेल करती थी कि उसने तुम्हें बचाया है, वैसे ही ये तुमको बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहती है। फू कहता है वैसे ही तुम मेरा इतना जीना हराम कर चुकी हो, अब क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही मानोगी। जिसके बाद आन कहती है वैसे भी बोर्ड मेंबर ने इसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर डाला है, जिसके बाद इसने अपनी वाइफ को ही चेंज कर दिया और मुझसे शादी की ताकि ये स्टॉक की कीमत को बढ़ा सके और तुम फिर से इसको बर्बाद कर देना चाहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो। इस पर तो लिन कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देख लो। जिसके बाद वो उस रिपोर्ट को उठाने जाता है लेकिन फिर रुक जाता है और कहता है तुम कितनी ज्यादा स्वार्थी हो, ये सब कुछ ड्रामा कर रही हो ताकि तुम अमीरों की जिंदगी जी सको, ऐसा ही तुम्हारी माँ ने किया था। जिस पर लिन कहती है मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, इन सब से मेरी माँ का कोई भी लेना देना नहीं है। इस पर तो फू उसके बाल पकड़ता है और फिर कहता है पिछले कई सालों से मेरे परिवार ने तुम्हारे ऊपर कई सारे एहसान किए हैं, अगर मेरी दादी नहीं होती और उन्होंने तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं किया होता तो शायद तुम स्कूल कभी भी नहीं जा पाती। जिस पर लिन उसको सामने से जवाब देती है इतने सालों से तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मेरी माँ को जो भी चीजें दी थी मेरी माँ ने उसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था, और रही मेरी पढ़ाई की बात तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उसके बाद ही मैं यूनिवर्सिटी जा सकी थी और इस चीज का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर फू सामने से कहता है तुम अभी भी कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रही हो, हर महीने मैं ही अपनी दादी को पैसे ट्रांसफर किया करता था और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ उन पैसों को ले लिया करती थी। इस पर सामने से लिन कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी माँ ने तुम्हारी दादी से ऐसा कोई भी पैसा नहीं लिया। कि तभी सामने से आन कहती है तुम माँ बेटी वाकई में बहुत ही ज्यादा बेशर्म थी, तुम्हारी माँ तो शादी के लिए पीछे पड़ी थी और पैसे के भी पीछे पड़ी थी। फू कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब आन भी आगे आती है और लिन के हाथ पर पाँव रखते हुए कहती है हम तुम्हारी किसी भी चाल भरी बातों में नहीं आने वाले। फू कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, तो आखिरी बार बोलूंगा कि ये बॉक्स जल्दी से आन को दे दो बिकॉज ये उसको काफी ज्यादा पसंद है। मतलब गाइस ये जो इतनी देर से यहाँ बहस चल रही है वो सिर्फ एक बॉक्स के लिए। ये बंदा अपने गार्ड्स को बुला के उसको छीनने को भी तो कह सकता है या फिर ये बंदी यहाँ से भाग भी तो सकती है, लेकिन ये लोग बहस कर रहे हैं। आन कहती है नाटक क्या कर रही हो यहाँ पर, चलो जल्दी से जैसा कहा गया है वैसा करो। गाइस वैसे मेरा एक सवाल है, यहाँ पर दादी कहाँ है जिनकी वजह से ही ये सारा मसला हुआ है। फू कहता है चलो जल्दी से माफी मांगो, अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें पर्सनली अपनी वाइफ बना लूंगा, वैसे पब्लिकली मेरी वाइफ सिर्फ आन ही होगी। आन कहती है तुमने सुना ना वो अभी भी तुम्हारे लिए कितना ज्यादा नरम दिल है, इसलिए जल्दी से ये बॉक्स मुझे दे दो और मुझसे माफी मांग लो। इस पर तो सामने से लिन कहती है ये मेरी मॉम है। जिस पर आन कहती है तुम्हारी माँ मर चुकी है। फू कहता है तुम वाकई में एक लो क्लास पर्सन हो। जिसके बाद आन कहती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं जाकर विंडो खोल देती हूँ। और जैसे ही वो विंडो खोलती है तो इस बंदी की मॉम की अस्थियां हवा में उड़ना शुरू कर देती है। वैसे इसने ये जमीन पर गिराई क्यों, इस बॉक्स में रखनी चाहिए ना। अब गाइस स्लो मोशन में वो राख हवा में उड़ रही होती है, ये रोकर उसे पकड़ रही होती है और ये दुख भरा मोमेंट देखकर मैं बोर हो रही होती हूँ। तभी यहाँ आन आती है और कहती है ओह मुझे माफ करना, मैंने तो सिर्फ विंडो को इसलिए खोला बिकॉज ताकि हमें ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये लोग इतनी देर से नाइट्रोजन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारी हीरोइन का दिमाग घूम जाता है और वो जाकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन फिर से इसे धक्का दे दिया जाता है और ये गिरकर इस बार बेहोशी हो जाती है। मतलब ये मारने जाती है और खुद ही पिट जाती है। चाकू मारने गई तब भी खुद गिर गई, इसका गला दबाने गई तब भी खुद गिर गई। ये गिरी हुई औरत मतलब गिरने में बहुत अच्छी है। आन कहती है कहीं ये मर तो नहीं गई। जिस पर फू वाज लाइक मरने दो, वैसे मुझे लगता है ये ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, अपना इलाज ये खुद कर लेगी। और वो उसे लेकर जाने लगता है। एक बार फिर से हवा से उड़कर वो रिपोर्ट इसके पाँव के सामने आ जाती है, लेकिन ये बंदा उसे लात मारता है और अपनी बंदी को लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट देखती है तो वो समझ जाती है कि ये लड़की पहले से प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको जल्दी से एडमिट किया जाता है। अब इसी हॉस्पिटल में हम आन और फू को भी देखते हैं, जहाँ पर आन के पाँव में मोच आ गई थी और डॉक्टर उसके पैर को देख रहे थे।
यहाँ पर एक नर्स आती है और डॉक्टर को बताती है कि अभी एक लड़की को लाया गया है और शायद उसका मिसकैरेज हो गया है। साथ ही वो डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर फू से कहता है मैं यहाँ पर दूसरे डॉक्टर को भेजता हूँ, लेकिन फू से रोक कर कहता है ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप इलाज कर रहे हैं तो पहले यहाँ का इलाज पूरा कीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइए। मतलब गाइस इस हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं है, पाँव की मोच ठीक करने और किसी का ऑपरेशन करने के लिए एक ही डॉक्टर है। इस पर तो फू कहता है झूठ बोलना बंद कीजिए, जिस पर डॉक्टर कहता है अरे बात समझने की कोशिश करो, वो वाकई में घायल है और अगर इस लड़की का इलाज नहीं होगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम अपनी आंखों से रिपोर्ट देख लो। और वो फू को रिपोर्ट देता है, लेकिन फू रिपोर्ट देख पाता कि तभी उससे पहले आन उसको कहती है मुझे लगता है कि उसकी हालत वाकई में काफी ज्यादा सीरियस होगी, इसलिए डॉक्टर को जाने दो, मैं वैसे भी ठीक हूँ। जिसके बाद डॉक्टर कहता है आप वाकई में बहुत समझदार औरत है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर लिन के पास आते हैं और उसका चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो नर्स से कहते हैं अब बच्चे को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं सिर्फ इस लड़की को बचा सकता हूँ, जल्दी से इसके फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। इस पर नर्स बताती है इसके फैमिली मेंबर में सिर्फ इसकी मॉम है और वो अभी कॉल रिसीव नहीं कर रही। डॉक्टर कहते हैं किसी और पे कॉल करके देखो। अब हम दूसरी तरफ फू और आन को देखते हैं, जहाँ पर फू उसके पाँव को देख रहा था और कहता है वो वाकई में काफी ज्यादा बेकार लड़की है, देखो ना उसने क्या किया है। यहाँ पर इसके पास एक कॉल आती है, जिसके बाद ये फोन कट कर देता है एंड वो एक नॉर्मल कॉल थी। दूसरी तरफ नर्स भी इसको कॉल कर रही थी, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। नर्स डॉक्टर को बताती है किसी का भी फोन नहीं लग रहा। इस पर डॉक्टर कहते हैं अब मैं क्या करूँ, इसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए सिग्नेचर की जरूरत है। नर्स कहती है मैं इसका फोन देखती हूँ कि इसने सबसे ज्यादा किसको कॉल किए हैं। अब हमको फाइनली दादी माँ यानी कि ग्रैंड मदर दिखाई जाती है, जो कि एक मंदिर में बैठी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज मेरी प्यारी सी लिन का ख्याल रखना, क्योंकि वो मदर बनने वाली है और उसके पेट में जो बच्चा है वो हमारे परिवार का है, मैं नहीं चाहती कि इसको कुछ हो जाए। मतलब गाइज वहाँ इतना बड़ा कर्मकांड हो गया, लेकिन ये बंदी यहाँ बैठकर पूजा पाठ कर रही है। ये नहीं कि शादी में जाना चाहिए, इसको पता तो चलता है इसके पुत्र ने क्या कांड किया है। अब हमको आन दिखाई जाती है जो कि बैठी हुई थी और तभी उसकी नजर रिपोर्ट पर पड़ जाती है और वो जैसे ही पेशेंट का नाम पढ़ती है तो शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर फू के फोन पर नर्स की कॉल आती है, वो ये बंदी उसको रिसीव करती है, लेकिन तभी ये फू को आते हुए देखती है तो जल्दी से कॉल कट कर देती है और रिपोर्ट को भी अपने पर्स में छिपा लेती है। वो पूछता है किसका कॉल था, जिस पर वो कह देती है एक नॉर्मल कॉल था। फू कहता है कमाल की बात है, अभी तक कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया। इस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है अगर वाकई में वो लड़की प्रेग्नेंट है और उसको हॉस्पिटल में बचाया जा रहा है तो मुझे इस बारे में फू को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये मुझे छोड़कर उसके पास चला जाएगा, लेकिन मिसेस फू सिर्फ मुझे ही बनना है और मैं ही मिसेस फू रहूंगी। आन फू से कहती है ये हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा बिजी है, चलो कहीं और चलते हैं। इधर नर्स डॉक्टर को बताती है एक फैमिली मेंबर से बात हो गई है और वो जल्द ही यहाँ पर आ रहे हैं। अब हमको फू और आन दिखाए जाते हैं जो कि जा रहे होते हैं कि तभी दो नर्स आपस में बातें कर रही होती है और वो यहाँ पर हमारी हीरोइन का नाम लेती है, जो कि ये बंदा सुन लेता है और जल्दी से जाकर उनसे पूछता है कि जिस लड़की का आपने नाम लिया आप उसको कहाँ से लेकर आए हैं। इस पर वो लड़कियाँ उसी के घर का एड्रेस बताती है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और इसको यकीन हो जाता है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी। अब ये बंदा उन नर्स से उसका रूम नंबर पूछता है, जिस पर ये 203 बताती है और वो जाने लगता है, लेकिन तभी आन इसको रोकती है पर ये इसकी परवाह नहीं करता और चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो नर्स से कहता है अभी तक इसके घर वाले आए क्यों नहीं, इसका ऑपरेशन करना है, अगर देरी हुई तो इसको बचा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ वो उस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन सरप्राइज वहाँ कोई नहीं था। आन भी इसके पीछे पीछे आती है और वो कहती है देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपने गलत सुना है। दूसरी तरफ हमको ग्रैंड मदर दिखाई जाती है जिनकी माला अचानक से टूट जाती है और फिर वो इंडियन सीरियल की तरह कहती है हे प्रभु हे भगवान, ये माला कैसे टूट गई, लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। वो अपना फोन चेक करती है तो वो लिन की काफी सारी मिस कॉल देखती है। वो कॉल बैक करती है, जिसके बाद डॉक्टर्स को बताते हैं कि हॉस्पिटल आ जाइए, ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। जिसके बाद वो कहती है मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच रही हूँ, प्लीज मेरी प्यारी सी पोती को बचा लो। आन उसको कहती है मैंने सुना था कि विला के पास कोई एक्सीडेंट हुआ था, जरूर इस लड़की को वहाँ से लाया गया होगा, ये वो नहीं है। इसके बाद ये बेवकूफ इंसान भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। अब हमको दादी दिखाई जाती है जो कि कार में थी और काफी ज्यादा परेशान थी। उनकी सेक्रेटरी बताती है मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, जल्द ही उसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये लोग आ रहे थे कि तभी रिसेप्शन पर ये बंदा पूछ लेता है कि क्या यहाँ पर कोई लिन नाम की पेशेंट है, लेकिन तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और ये लोग
उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ये पहले से फू को जानता था। जिसके बाद वो डॉक्टर कहता है आप लोग वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर फू बताता है कि उसकी वाइफ के पाँव में मोच आ गई है। जिसके बाद वो डॉक्टर कहता है तो चलो मैं इसको एग्जामिन कर देता हूँ और फिर वो उनको अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर दादी भी आ जाती है जो कि जल्दी से भागकर अपनी पोती को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर उसके पैर को ठीक कर देता है। अब यहाँ पर फू डॉक्टर से कहता है 2 महीने पहले मेरी दादी ने अपने सभी लेबर्स की यहाँ पर हेल्थ चेकअप करवाया था, क्या सभी की रिपोर्ट आ गई है। इस पर डॉक्टर हाँ में जवाब देते हैं। वो कहता है क्या लिन एकदम ठीक है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है। इस पर डॉक्टर कहते हैं वो तो एकदम हेल्थी है। जिसके बाद वो सीधा सीधा पूछ लेता है क्या वो प्रेग्नेंट है। इस पर तो डॉक्टर साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर तो आन अपने मन में सोचती है उसकी रिपोर्ट पर इन्हीं डॉक्टर के साइन थे, तो फिर अचानक से इन्होंने इनकार क्या कर दिया। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि दादी ने डॉक्टर से कहा था कि वो अपने पोते को सरप्राइज देना चाहती हैं, तो वो ये बात किसी को न बताए, इसलिए बेचारे डॉक्टर ने यहाँ इनकार किया। दूसरी तरफ हम ग्रैंडमदर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी। यहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें शांत रहने को कहती है पर वो कहती है भला मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, मेरी प्यारी सी पोती इमरजेंसी रूम में है। वैसे यहाँ पर फू और उसकी मॉम नजर क्यों नहीं आ रहे। इस पर सेक्रेटरी बताती है मुझे हॉस्पिटल से पता चला है कि उनका कॉल नहीं लग रहा। अब हम दादी को देखते हैं जो कि फू को कॉल करती हैं और वो कहती हैं तुम कहाँ पर हो, लिन की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वो निकलने लगता है कि तभी दादी कहती है वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। ये सुनते ही तो फू रुक जाता है और कहता है तो उसने आपको भी बेवकूफ बना दिया, उसकी बातों में मत आइए, वो आपको बेवकूफ बना रही है और मैं नहीं आने वाला, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद दादी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं हमें माफ करिएगा, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम उसको बचा नहीं सके। जिसके बाद दादी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं और वो लिन के पास आती हैं। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आती है और उनको वीडियो दिखाती है कि असल में फू ने लिन से शादी नहीं की है बल्कि किसी और लड़की से शादी की है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाती है और कहती है वो लड़का इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है, भला वो इसको धोखा कैसे दे सकता है, जल्दी से बताओ लिन की मॉम कहाँ पर है। इस पर सेक्रेटरी कहती है वो यहाँ नहीं आ सकती बिकॉज वो गुजर चुकी है और वो ये न्यूज भी उनको दिखाती है। ये सब कुछ देखकर तो वो पूरी तरीके से ही हैरान हो जाती है। सेक्रेटरी यहाँ पर ये भी बताती है कि लिन की जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि उसको काफी ज्यादा पीटा गया है, उसको लातों से मारा गया है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हुई है। की बात तो दादी काफी ज्यादा रोती है। सेक्रेटरी कहती है मैंने विला की फुटेज को मंगवा लिया है, आप इसे खुद ही देख लीजिए, मैं क्योंकि ये बता नहीं पाऊंगी। ग्रैंड मदर उसको देखती है जहाँ पर फू बड़ी ही बेरहमी से लिन की पिटाई कर रहा था। इसके बाद तो दादी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। वो लिन की बॉडी से माफी मांगती है और कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था फू के साथ रहने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इसके बाद सेक्रेटरी दादी को खड़ा करती है। जिसके बाद दादी कहती है जल्दी से सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाओ और सभी मेरे लॉयर्स को भी बुलाओ क्योंकि मैं अपनी वसीयत को बदलना चाहती हूँ। अगले सीन में हमको लिन और उसकी मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स भी होते हैं और वो धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। मैडम ने कभी भी हमसे कंपनी को लेकर बात नहीं की तो अचानक से उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई है, आखिर मसला क्या है। अब इसके बाद हम फू और आन को देखते हैं जो की फू से कहती है हमें दादी ने यहाँ बौद्ध मंदिर में क्यों बुलाया है। पर तो ये बंदा कहता है शायद दादी के सामने उस लड़की की सच्चाई आ गई होगी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, इसलिए वो यहाँ पर भगवान से माफी मांगने आई होगी। चलो अंदर चलते हैं। अब ये लोग जब अंदर आते हैं सभी शेयर होल्डर्स को देखते हैं। ग्रैंड मदर जैसे ही इनको देखती है तो कहती है अपने घुटनों के बल बैठ जाओ बेशर्मो। लेकिन ये बंदा तो कहता है मैं यहाँ पर पर्सनली आपको पिक करने के लिए आया हूँ और वो सभी शेयर होल्डर्स को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन दादी तो उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और उसे शांत रहने को कहती है। यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेती है जो कि फू को पकड़ लेते हैं। तभी आन कहती है आप ये क्या कर रही हैं दादी, जिस पर उसे एक जोरदार तमाचा लगता है और ग्रैंड मदर कहती है मुझे दादी कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो कहती है ऐसा मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि हमने गलत किया है लेकिन आप फू को परेशान मत कीजिए। जिसके
बाद दादी उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देती है और कहती है, तुम जैसी लोमड़ियाँ मैंने बहुत देखी हैं जो कि दूसरों के पतियों और बॉयफ्रेंड को फंसाती हैं ताकि उनका पैसा हड़प सके। मैं तुमको आज अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। इस पर फू कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ कि लिन ने आपको भड़काया है। इस पर दादी कहती है, तुम तो शांति हो जाओ, अभी तुम्हारी बारी आना बाकी है। वो कहती है, तुम दोनों इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। इस पर फू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि लिन ने आपसे शिकायत की है, पर सच्चाई ये नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। वो कहता है, उसने मुझसे झूठ बोला है। वैसे भी मैं उसको एक पालतू जानवर की तरह समझता था जब बचपन में था। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक कुत्ते की जरूरत नहीं है। इस पर तो दादी कहती है, ये सब कुछ इस लोमड़ी की वजह है, ऐसे है, इसी ने तुमको भड़काया है। जिस पर वो कहता है, ऐसा नहीं है, आप इसको बीच में मत घसीटिए। और वैसे भी इसकी शादी की वजह से ही तो हमारा फू परिवार बच पाया है। हमारी कंपनी का फायदा हुआ है और शेयर्स की प्राइस बढ़ गए। पर दादी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे फू परिवार में तुम जैसे बेवकूफ का जन्म कैसे हुआ। हमारे शेयर्स की प्राइस घट गए हैं, ये अफवाह किसने फैलाई, क्या तुम्हें पता है? जिस पर वो कहता है, दादी आपका क्या मतलब है? यहाँ पर सेक्रेटरी एक औरत को लेकर आती है। दादी कहती है, तुम इसको जानती हो? जिस पर तुरंत ही आन इनकार कर देती है। उसके बाद दादी उस औरत से पूछती है, जिस पर वो औरत कहती है, ये वही लड़की है जिसने मुझे पैसे दिए थे ये अफवाह फैलाने के लिए। इसके बाद दादी फू से कहती है, तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आया कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? तुम सीईओ कैसे बन गए अगर तुम पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी झूठी? कम से कम तुम्हें खुद से तो शेयर्स का प्राइस चेक करना चाहिए था। किसी ने आकर तुमसे कहा और तुमने बिना देखे ही उस बात को मान लिया। तुम सच में बेवकूफ हो। लेकिन तभी यहाँ पर गुस्से में फू खड़ा हो जाता है और अपनी दादी पर ही चिल्लाकर कहता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इसके बाद आन भी कहती है, दादी मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लिन को पसंद करती हैं, इसीलिए आप इस औरत की बातों में आ रही हैं। मैं तो इसको जानती भी नहीं और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। फू भी कहता है, वैसे भी आप जिस औरत के बारे में यहाँ इतना सोच रही है वो तो मेरे जूते उठाने लायक नहीं है। इस पर दादी को गुस्सा आता है और वो गुस्से से डंडे से उसको मारती है। इसके बाद सेक्रेटरी यहाँ पर बोलती है, ये सारे प्रूफ है जहाँ पर इस औरत ने आन को अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे। इसके बाद तो आन कहती है, ये सब झूठ है और भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद फू उस रिपोर्ट को लेता है और जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेवकूफ उनके ऊपर यकीन नहीं करता और कहता है, वो ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इस पर ग्रैंड मदर कहती है, भला ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के, क्योंकि इसने हमारी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक दूसरी कंपनी को बेच दिए जो कि हमारी राइवल थी। इसी वजह से हमारा प्रोजेक्ट भी बेकार हो गया था और उसमें कोई भी काम नहीं हुआ था। इन सब की वजह यही है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके बाद फू कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दादी आप ऐसा करोगी। अगर आप बोल रही हो तो इसका सबूत लेकर आओ। मतलब भाई ये गधा है क्या? अभी तो इसे सबूत दिए गए थे और क्या चाहिए इसको? इस पर दादी कहती है, इसके सबूत अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो तुम्हें दिए गए हैं वो ही काफी हैं, क्योंकि बाकी के सारे एविडेंस मेरे लॉयर्स के पास हैं, क्योंकि अभी ये जेल जाएगी जिसने गुनाह किया है। जेल का नाम सुनते ही तो ये बंदी घबरा जाते और तुरंत ही ग्रैंड मदर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। वो कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जेल नहीं जाना। लेकिन दादी तो उसे धक्का दे देती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर फू को भी यकीन हो गया था कि वो झूठ बोल रही है। जिसके बाद वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाता है और कहता है, तो ये वाकई में सच है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जिसके बाद आन फू से भी माफी मांगने लगती है, लेकिन फू कहता है, तुम एक नंबर की झूठी हो। जिस पर वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी। मेरे पास एक यही तरीका था तुमसे शादी करने का। लेकिन फू उसको थप्पड़ मारता है और तुरंत ही वो रिपोर्ट भी इसके पास से गिर जाती है। मतलब ये बंदी मंदिर में रिपोर्ट लेकर क्यों आई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद फू उस रिपोर्ट को उठा लेता है और फिर उसे पता चलता है कि वाकई में लिन प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में उसने अपने पर्स में इस रिपोर्ट को छिपाया था। इसके बाद वो कहता है, तुम ये पहले से जानती थी, और उसे एक और थप्पड़ मारता है। मतलब अब थप्पड़ मारने का फायदा क्या, लिन तो गुजर चुकी है, पहले इस बंदे को अकल आनी चाहिए थी ना। इसके बाद तो फू भी दादी के सामने अपने घुटने टेक लेता है और कहता है, दादी मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने लिन के साथ बहुत गलत किया है, आप प्लीज लिन को यहाँ पर बुला दीजिए, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर तो दादी उसे अपनी डंडी से मारती है और कहती है, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम्हें यहाँ पर लिन की फोटो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो पहले ही मर चुकी है। अब यहाँ पर उसकी फोटो देखकर तो ये पूरी तरीके से हैरान हो
हो जाता है और उसे बड़ा ही गहरा सदमा लगता है। एंड गाइस ये वाकई में अंधा है, इतनी बड़ी बड़ी तो फोटो लगी है, इसे नजर भी नहीं आई अभी तक। दादी यहाँ पर फू से कहती है तुम एक जानवर हो, तुमने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। रिपोर्ट में आया है कि उसकी सारी पसलियां टूट गई थी और उसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। पता नहीं तुम्हारे जैसा जानवर हमारे परिवार में कैसे आया। इस पर वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस पर दादी उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो बेरहमी से उसका गला दबा रहा था। इसके बाद तो ये बेशरम इंसान सारा इल्जाम आन के ऊपर डालना शुरू कर देता है। वो कहता है इसी ने उसको धक्का दिया था जिसकी वजह से उसका मिसगैरेज हुआ। इस पर दादी कहती है अपना दोष दूसरों के ऊपर डालना बंद करो। अगर तुमने इसको इजाजत नहीं दी होती तो इसकी ऐसी हिम्मत होती भी नहीं कि ये ऐसा कर सके। पता नहीं तुमको इतने सालों से इस कंपनी में क्यों रखा है, इसलिए अब मैं अपनी वसीयत बदल रही हूँ क्योंकि तुम फू परिवार के वारिस बनने के लायक नहीं हो। ये सुनते ही तो वो हैरान हो जाता है और सभी शेयर होल्डर्स भी कहते हैं आप सही कह रही हैं। ये तो एक दरिंदा है, अगर चेयरमैन नहीं होती अभी तक ये CEO भी नहीं होता बिकॉज ये अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। एंड मदर कहती है यहाँ पर कौन कौन मेरी बात से सहमत है, जिस पर सभी शेयर होल्डर सहमत हो जाते हैं कि फू को CEO की पोजीशन से हटा देना चाहिए और उसको वसीयत से बेदखल कर देना चाहिए। इस पर तो आन तुरंत ही कहती है दादी ऐसा मत कीजिए, ये आपका एक लौता पोता है, अगर आप इसको बाहर निकाल देंगे तो आपके घर की वसीयत कौन संभालेगा। फू यहाँ पर माफी मांगने लगता है जिसके बाद दादी कहती है वैसे भी तुमको ये पोजीशन इसलिए मिली थी क्योंकि लिन माँ बनने वाली थी, वैसे भी तुम वारिस तो दे ही नहीं सकते हो तो यहाँ पर रहकर क्या करोगे। इसके बाद फू को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आन को थप्पड़ मारता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुमने किया है, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। और वो दादी से माफी मांगने लगता है। आन भी आगे आकर दादी से माफी मांगती है लेकिन ये उसको धक्का दे देता है। वो दादी से कहता है अगर आप मुझे बेदखल कर देंगी तो इतनी बड़ी संपत्ति को कौन संभालेगा, बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा, मैं एक लौता फू परिवार का वारिस हूँ। इस पर दादी कहती है तुमने सही कहा, तुम एक लौते हो लेकिन तुमने जो काम किया है वो किसी भी लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें फू परिवार से बेदखल किया जा रहा है और मैंने अपनी वसीयत बनवा ली है। मैं अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर रही हूँ और मेरे बुढ़ापे की परवाह करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है इन दोनों को बाहर निकाल दो और पुलिस के पास भिजवा दो। इसके बाद उन दोनों को ही बाहर लाया जाता है और बाहर आते ही इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। यहाँ पर आन इस बार गुस्से में फू से कहती है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फू परिवार की वजह से ही तो मैं तुम्हारे साथ थी और मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो बाप भी नहीं बन सकते। यहाँ पर इनका झगड़ा हो ही रहा होता है कि तभी एक कार आती है और दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमको 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दादी अभी भी बुद्धा टेम्पल में होती है और हमारी हीरोइन के फोटो के सामने कहती है तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका न्याय तुम्हें मिल चुका है, दोनों ही इस चीज की सजा भुगत रहे हैं। अब हमको हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर आन तो कोमा में चली गई थी और फू पूरी तरीके से पागल हो चुका था और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।